चलिए जरा कल्पना करते हैं एक ऐसी विशाल सभ्यता की जिसके शहर आज के मॉडर्न शहरों की तरह पूरी प्लानिंग से बनाए गए थे, पर जिसकी भाषा, जिसकी लिखावट हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। आज हम इसी रहस्यमयी सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी और इसके राज जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे, मतलब बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हजारों साल पहले इंसान ने खेतीबाड़ी वाले जीवन से निकलकर अचानक इतने बड़े और व्यवस्थित शहर कैसे बना लिए। ये वाकई में मानव इतिहास की एक सबसे बड़ी और सबसे हैरान करने वाली छलांग थी। अब ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि बदलाव कितनी तेजी से आया। सब कुछ शुरू हुआ जब मौसम गर्म हुआ, नदियों ने जमीन को उपजाऊ बना दिया और फिर देखते ही देखते जो इंसान पहले सिर्फ शिकार और थोड़ी बहुत किसानी पर निर्भर था, वो एक जगह बसकर दुनिया के पहले शहरों की नींव रखने लगा। अच्छा, अब आते हैं इस सभ्यता की दोबारा खोज के बड़ी ही दिलचस्प कहानी पर। इसकी शुरुआत किसी बड़े आर्कियोलॉजिकल मिशन से नहीं, बल्कि 1850 के दशक में एक रेलवे लाइन बिछाने के दौरान एक इत्तेफाक से हुई थी। और यहाँ नजरिए का फर्क देखिए। 150 साल पहले रेलवे के ठेकेदारों को वहाँ सिर्फ अच्छी क्वालिटी की ईंटों का एक टीला दिखा। उन्होंने सोचा वाह बढ़िया है, और पटरियां बिछाने के लिए उन ईंटों का इस्तेमाल कर लिया। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि वो एक पूरी की पूरी खोई हुई सभ्यता के सबूतों को नष्ट कर रहे थे, जिन्हें कई दशक बाद आर्कियोलॉजिस्ट्स ने पहचाना। तो जब पुरातत्वविदों ने इन खंडहरों की छानबीन शुरू की तो उन्हें क्या मिला? चलिए सबसे पहले इन शहरों की बनावट को देखते हैं, जो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड समाज की कहानी बताती है। हड़प्पा के ज्यादातर शहरों में एक बात साफ दिखती है, और वो है कमाल की प्लानिंग। शहर को 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्सा पश्चिम में था, जो ऊंचा बना था, उसे दुर्ग कहते हैं। शायद यहाँ शासक वर्ग रहता होगा या कोई खास कार्यक्रम होते होंगे। और दूसरा हिस्सा था पूरब में, जो बड़ा था पर थोड़ा नीचे बसा था। यहाँ शायद आम लोग रहते थे। और उनकी इंजीनियरिंग तो बस लाजवाब थी। वो ईंटों को एक खास इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाते थे। इससे दीवारें इतनी मजबूत बनती थी कि हजारों साल बाद आज भी वो खड़ी हैं। ये तकनीक उनकी कंस्ट्रक्शन की समझ का एक बेहतरीन नमूना है। मोहनजोदड़ो में मिला महान स्नानागार या द ग्रेट बाथ उनकी इंजीनियरिंग का शायद सबसे बड़ा सबूत है। सोचिए, एक विशाल वाटरप्रूफ टैंक जिसे प्लास्टर और नेचुरल तारकोल से सील किया गया था ताकि पानी जरा भी लीक ना हो। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक स्नान या अनुष्ठान के लिए होता था। लेकिन बात सिर्फ इस ग्रेट बात पर ही खत्म नहीं होती। कालीबंगा और लोथल जैसे शहरों में आग की वेदियां यानी अग्नि कुंड मिले हैं। और तो और अनाज रखने के लिए बहुत बड़े बड़े गोदाम भी मिले हैं। ये सारी चीजें एक संगठित समाज की तरफ इशारा करती हैं। मगर कोई भी शहर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतों से नहीं बनता। शहर तो उसमें रहने वाले लोगों से बनता है। तो चलिए अब उन लोगों के जीवन में झांकते हैं जो इन शानदार शहरों को अपना घर कहते थे। उनका रोज का जीवन भी काफी आधुनिक था। घर 1 या 2 मंजिला होते थे, जिनके बीच में एक आंगन होता था। कई घरों में तो अपना अलग बाथरूम और पानी के लिए कुआं भी था। और सबसे हैरान करने वाली बात, शहर भर में ढकी हुई नालियों का एक पूरा नेटवर्क था, जो अपने समय से सदियों आगे की सोच थी। समाज भी काफी व्यवस्थित लगता है। एक तरफ थे शासक जो शहरों की प्लानिंग करते थे और कीमती चीजें मंगवाते थे। फिर थे लिपिक जो शायद लिखना पढ़ना जानते थे और मोहरे तैयार करते थे। और फिर थे माहिर कारीगर जो औजार से लेकर खूबसूरत गहने और खिलौने तक सब कुछ बनाते थे। हर किसी की अपनी एक तय भूमिका थी। और हाँ, ये सभ्यता दुनिया से अलग थलग बिल्कुल नहीं थी। इनके व्यापारी बहुत दूर दूर तक सफर करते थे, कच्चा माल लाते थे और सिंधु घाटी को उस समय की दुनिया से जोड़ते थे। अब जरा उनके ट्रेड नेटवर्क को देखिए, ये तो दिमाग घुमा देता है। सोच कर देखिए, सोना आ रहा है दक्षिण भारत के कर्नाटक से, तांबा आ रहा है राजस्थान और ओमान से, और कीमती पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मंगवाए जा रहे थे। ये एक बहुत बड़ी और जटिल सप्लाई चेन थी। लेकिन फिर सदियों तक इतनी तरक्की करने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि ये महान सभ्यता धीरे धीरे खत्म होने लगी। और ये आज भी इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। वक्त था आज से करीब 3900 साल पहले का,
आर्कियोलॉजिकल सबूत बताते हैं कि एक नाटकीय बदलाव आया। लोगों ने अपने ही बनाए शानदार शहरों को छोड़कर जाना शुरू कर दिया और इस पतन के संकेत हर तरफ थे। सड़कों पर कूड़े के ढेर लगने लगे, नालियां जाम हो गईं और जो नए घर बन रहे थे उनमें पहले जैसी कोई बात नहीं थी। ये सिर्फ लोगों का पलायन नहीं था, ये उस पूरे सिस्टम का पतन था जिसने इन शहरों को इतना महान बनाया था। तो यहाँ हम उस सबसे बड़े सवाल पर पहुँचते हैं जिसने इतिहासकारों को दशकों से उलझा रखा है। आखिर सब गए कहाँ और क्यों? ऐसा क्या हुआ था? देखिए, इसको लेकर कई थियोरीज हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि नदियाँ सूख गईं या उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। कुछ कहते हैं कि शायद जंगल काट दिए गए या हो सकता है कि शासकों का कंट्रोल खत्म हो गया हो। कोई एक पक्का जवाब तो नहीं है, लेकिन सच शायद इन सब में कहीं छिपा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये एक अंत नहीं था, बल्कि एक बड़ा बदलाव था। लोग गायब नहीं हुए, वो बस इन बड़े शहरों से निकलकर पूर्व और दक्षिण की तरफ छोटी छोटी बस्तियों और गांवों में जाकर बस गए। सभ्यता का केंद्र सिंधु नदी से हटकर गंगा के मैदानों की ओर बढ़ने लगा और यहीं से भारतीय उपमहाद्वीप में इतिहास के एक नए दौर की शुरुआत हुई। तो सिंधु घाटी की ये कहानी हमें आज एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उन्होंने शहर की प्लानिंग, साफ सफाई और व्यापार में जो कमाल कर दिखाया, वो आज भी हमें हैरान करता है। सवाल ये है कि क्या आज के हमारे मॉडर्न शहर उनसे कुछ सीख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। शहरी केंद्रों में से एक थी। आइए देखते हैं कि इन प्राचीन शहरों का उदय और पतन आखिर हुआ कैसे। कभी सोचा है कि कोई गांव एक बड़ा वेल प्लान्ड शहर कैसे बन जाता है? चलिए इस अविश्वसनीय बदलाव को समझते हैं। बिखरी हुई बस्तियों से लेकर सिंधु घाटी के हलचल भरे शहरी केंद्रों तक के सफर को जरा सोचिए। आइस एज खत्म हो रही है और धरती गर्म हो रही है। इस बदलाव से नए घास के मैदान बने, जिससे खेती और एक जगह बसने की शुरुआत हुई। और इसी फर्टाइल जमीन पर सिंधु नदी के किनारे इतिहास के पहले महान शहरों में से एक के बीज बोए गए। लेकिन इन पुराने शहरों की कहानी किसी प्लान्ड खुदाई से शुरू नहीं हुई। नहीं, इसकी शुरुआत हुई बिल्कुल इत्तेफाक से, एक रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान धूल और मलबे के बीच। तो बात है कोई 150 साल पुरानी, जब रेलवे इंजीनियर्स को लगा कि ये तो बस ईंटों का टीला है, पटरियों के लिए एकदम सही। उन्हें क्या पता था कि वो एक पूरी खोई हुई सभ्यता के खंडरों पर खड़े हैं। और फिर 80 साल बाद जाकर आर्कियोलॉजिस्ट ने इस राज से पर्दा उठाया। ये हड़प्पा का प्राचीन शहर था। अब क्योंकि हड़प्पा ही वो पहली जगह थी जो मिली और बाकी जगहों पर भी वैसी ही इमारतें और चीजें मिली, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने पूरी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया। तो आखिर क्या था इन शहरों में इतना खास? जवाब है उनका जबरदस्त और सिस्टमैटिक डिजाइन। देखिए, हड़प्पा के शहर आमतौर पर 2 हिस्सों में बटे होते थे। एक था पश्चिमी हिस्सा, गढ़, जो ऊंचा बना था, शायद शासकों और खास इमारतों के लिए, और दूसरा था पूर्वी हिस्सा, निचला शहर, जो बड़ा था और जहां ज्यादातर आम लोग रहते थे। और उनकी इंजीनियरिंग का तो जवाब नहीं। दीवारें पक्की ईंटों से बनी थीं और उन्हें एक खास इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया गया था। इससे वो इतनी मजबूत बनी कि हजारों साल बाद आज भी खड़ी हैं। मोहनजोदड़ो शहर के गढ़ में तो एक कमाल की चीज मिली, एक बहुत ही खास तालाब जिसे आर्कियोलॉजिस्ट द ग्रेट बाथ कहते हैं। और ये कोई मामूली तालाब नहीं था, ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था, जिसे नेचुरल टार से वाटरप्रूफ बनाया गया था। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल महत्वपूर्ण लोगों द्वारा खास मौकों पर धार्मिक स्नान के लिए किया जाता होगा। और ये सिर्फ मोहनजोदड़ो तक ही सीमित नहीं था। कालीबंगन और लोथल जैसे दूसरे शहरों में अग्निवेदियां मिली हैं, जो इशारा करती हैं कि यज्ञ और अनुष्ठान उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा थे। तो सवाल ये है कि आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने इतने शानदार शहरों को बसाया और यहाँ रहे? तो हम एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की तस्वीर बना सकते हैं। शासक जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग करते थे, लिपिक जो व्यापार का हिसाब किताब रखने के लिए मोहरे बनाते थे, और कुशल कारीगर जो खूबसूरत और काम की चीजें बनाते थे। और हाँ, ये समाज दुनिया से कटा हुआ बिल्कुल नहीं था। इनकी दुनिया तो ट्रेड नेटवर्क्स के जरिए बहुत दूर दूर तक जुड़ी हुई थी। मतलब उनके ट्रेड का स्केल सोचकर ही हैरानी होती है। वो पूरे सब कॉन्टिनेंट और वेस्ट एशिया से तांबा, टिन, सोना और कीमती पत्थर जैसी चीजें मंगवाते थे।
और इसी ट्रेड की वजह से वहां की क्राफ्ट इंडस्ट्री भी जबरदस्त थी। व्यापार में इस्तेमाल होने वाली बारीक नक्काशी वाली मोहरों से लेकर बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौनों तक सब कुछ बनता था। इससे हमें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की एक झलक मिलती है। तो सदियों तक ये सभ्यता फलती फूलती रही, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा बदला जो आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। आज से करीब 3900 साल पहले लोगों ने इन शहरों को छोड़ना शुरू कर दिया। जो शहर कभी इतने आबाद थे वो वीरान होने लगे। तो सवाल ये है कि इतनी एडवांस्ड और ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन आखिर खत्म कैसे हो गई? ये एक ऐसा सवाल है जो आर्कियोलॉजिस्ट्स को आज भी सोचने पर मजबूर करता है, और इसके कई जवाब हो सकते हैं। देखिए, कोई एक पक्का जवाब तो नहीं है, लेकिन जो थियरीज हैं वो ज्यादातर एनवायरमेंटल चेंजेस की तरफ इशारा करती हैं। हो सकता है नदियां सूख गई हों, या जंगलों की कटाई और ओवरग्रेजिंग ने जमीन को बंजर बना दिया हो। शायद इन्हीं सब वजहों से उनका पूरा सोशल ऑर्डर ही चरमरा गया। लेकिन शहरों का खत्म होना कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक नए अध्याय की शुरुआत थी। हड़प्पा के लोगों की लेगेसी खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे लोग पूरब और दक्षिण की तरफ नए छोटे सेटलमेंट्स में बसने लगे, वो अपने साथ अपना हुनर, अपना ज्ञान सब कुछ ले गए, और इसी ने सब कॉन्टिनेंट में आगे आने वाले कल्चर्स की नींव रखी। हाँ, अर्बनाइजेशन की एक नई लहर जरूर उठी, लेकिन इसमें करीब 1400 साल और लग गए। तब तक सिंधु घाटी के वो शानदार शहर गुमनामी के अंधेरे में खो चुके थे, अपनी रीडिस्कवरी का इंतजार करते हुए। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। उनकी सिटी प्लानिंग और वाटर मैनेजमेंट की जबरदस्त अचीवमेंट्स को देखते हुए क्या आज के मॉडर्न शहर उन पहले अर्बन प्लानर से कुछ सीख सकते हैं?